हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने सॉल्ट पढ़ा, टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ा और कुछ सॉल्ट की सॉलिबिलिटी रूल्स भी पढ़े। ठीक है, जिसको याद करना है, सॉल्ट की जो सॉलिबिलिटी रूल्स है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से कुछ सॉल्युबल सॉल्ट और कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट का हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट का प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहला मेथड जो हो जाएगा हमारा, ये होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड कहिए या आप इसको सिंथेसिस मेथड भी कह सकते हैं। कहीं पर नाम क्वेश्चन जो पूछता है वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से पूछ लेता है और कहीं कहीं पर क्वेश्चन जो होता है वो सिंथेसिस से पूछता है। इसलिए दोनों सेम चीज है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कोई भी मेटल आकर के डायरेक्ट क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, यानी कि डायरेक्टली आकर के रिएक्ट कर करके एक सॉल्ट बनाया। जैसे देखिए, आयरन का हम रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, तो मेरा बनता है FeCl3। ठीक है, FeCl3। या फिर आप सोडियम ले लीजिए, इसका रिएक्शन करवाइए क्लोरीन के साथ, हमारा NaCl बनता है। ये क्या हो रहा है, मेटल डायरेक्टली आके क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और एक सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, डायरेक्टली आकर के रिएक्शन कर रहा है, इसलिए इसका नाम आपको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस मेथड हुआ। कहीं पर भी आप इस तरह का सॉल्ट बना हुआ देखिएगा तो आप क्या टिक मारिएगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्शन में दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो आप सिंथेसिस मेथड मारिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा सिंपल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो आप लोग को कुछ कुछ याद आ रहा होगा, कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि भाई हम डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं तो जाने हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जो आप जाने हो वही पढ़ना है यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट मेथड जो आप जानते हो ये क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम चीज यहाँ पे पढ़ना है, बस सॉल्ट के बारे में जानना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंपली कोई हाईली रिएक्टिव मेटल आता है और एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और एक सॉल्ट फॉर्म कर देता है। जैसे आप देखिए, हम एक ले लिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, हम क्या लिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड का जो है रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, डाइल्यूट हमेशा, और इसका हम रिएक्शन करवा लेते हैं जिंक के साथ। हम क्या किए, जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवा लिए, तो हमको क्या मिलेगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे, मेरे चैनल पर रिएक्टिविटी सीरीज अपलोड है, वो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, ये जाकर के इसमें साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन को बाहर करेगा। जैसे ही रिएक्ट करेगा तो हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस को बाहर कर दिया। तो जिंक सल्फेट मेरा क्या है, एक सॉल्ट है, तो सिंपल सॉल्ट बना। सॉल्ट ही बनाना था ना हम लोग को। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सॉल्युबल सॉल्ट का प्रिपरेशन देख रहे हैं कि जो कुछ सॉल्युबल सॉल्ट है वो कैसे बनता है। तो देखिए, सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड से बना इस तरह का सॉल्ट, जहां पर सल्फेट का सॉल्ट दिखेगा, क्लोराइड का सॉल्ट दिखेगा, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड से आ रहा है। जैसे देखिए, आप हम एग्जांपल ले लेते हैं, Fe और H2SO4 ले लेते हैं। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सॉरी आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को बना बाहर करके एक सॉल्ट बन जाएगा, बन गया ना सॉल्ट। इसी तरीके से आप ले लीजिए, इस जगह पे आप ले लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, HCl ले लीजिए, HCl ले लिए, डाइल्यूट, हमेशा डाइल्यूट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, तो ये भी क्या करेगा, ZnCl2 बनेगा। तो क्या बन रहा है, मेरा सॉल्ट बन रहा है। और सॉल्ट कैसे बन रहा है, हम लोग को दिख रहा है, कैसे दिख रहा है कि सिंपली डिस्प्लेस किया गया है, वो आ रहा है, हाइड्रोजन को बाहर कर रहा है, अपना जगह बना रहा है, सिंपली डिस्प्लेस किया गया है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेकिन हाँ, एक चीज और, अगर आप लोग को कहीं पर इस तरह का दिखेगा, जैसे आप लोग मान लिए कि हम जिंक लिए और नाइट्रिक एसिड ले लिए, HNO3 ले लिए, तो आप कहोगे कि हाँ ZnNO3 बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा, इस तरीके से आप कहोगे बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ZnNO3 बनेगा। लेकिन ऐसा क्या होगा कि नहीं बनेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ सॉल्ट नहीं बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है,
इसका हम लोग सॉल्युबिलिटी रूल ने बताए हैं कुछ। उस सॉल्युबिलिटी रूल को अगर आप याद रखिएगा तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि ओ ये सॉल्युबल सॉल्ट है और ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो अभी जो हम लोग प्रिपरेशन देख रहे हैं ये सॉल्युबल सॉल्ट के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हमारा हो गया सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड। अगर सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड में मान लिया कि हम कॉपर ले लिए, कॉपर के साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं, ठीक है। अब देखिए आप कॉपर के साथ किसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या ये सॉल्ट बनाएगा, क्या ये सॉल्ट बनाएगा, नहीं बनाएगा ये सॉल्ट। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि देखिए कॉपर जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, हाइड्रोजन पहले आता है फिर हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन पहले आता है फिर हमारा कॉपर आता है ना। तो क्या है, हाइड्रोजन जो है हमारा मोर रिएक्टिव हो गया यहाँ पर कॉपर से, तो क्या कॉपर को आने देगा, जगह बनाने देगा अपनी जगह पे, नहीं देगा, इसीलिए इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ा सा देख लीजिए कौन सा मेटल है, कैसे रिएक्शन जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद होगी अच्छे से तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या रहता है, दिया रहता है ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, किस मेथड से बना हुआ है, तो आपको माइंड में सेट रखना है कौन सा सॉल्ट किस मेथड से बना हुआ है। उस तरीके से अगर आप याद रखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड हमारा आता है डीकंपोजिशन। थर्ड है हमारा डीकंपोजिशन, ठीक है। हमारा थर्ड है डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, ठीक है। डीकंपोजिशन में क्या होता है ना, डिकम्पोजिशन मेथड में आपको सिंपल सा दिखेगा, जिस तरह का सॉल्ट दिखेगा, जैसे आपको कहीं पर NaHCO3 दिख रहा है, या आपको KHCO3 दिख रहा है, या आपको NaHSO4 दिख रहा है, या आपको KHSO4 दिख रहा है, या आपको Na2CO3 दिख रहा है। इस तरह का सॉल्ट अगर आपको कहीं पर दिखेगा तो आप डायरेक्ट आंसर मारिएगा डिकम्पोजिशन मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे ये हम ले लेते हैं NaHSO4, इससे आपको क्या लग रहा है, ये जो सॉल्ट बना है एक तो सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके सॉल्ट बना है। तो हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसका जो टेम्परेचर है वो लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तब हमको देगा NaHSO4 और HCl बाहर जाएगा। तो यहां पर देखिए टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हम लेंगे तो ये क्या करेगा कि दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस है, इसको याद रखिएगा कि डिकम्पोजिशन मेथड में जहां पर भी आपको इस तरह का सॉल्ट दिखता है तो आप वहां पर जो ऑप्शन मारिएगा डिकम्पोजिशन मेथड मारिएगा। डिकम्पोजिशन मेथड में एक ही H बाहर जाता है, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर जो है लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। अगर उससे थोड़ा भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो वो क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड से बाहर कर देगा, और हमको दोनों हाइड्रोजन से नहीं चाहिए। डिकम्पोजिशन मेथड में इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट आप पढ़े होंगे नंबर 4, न्यूट्रलाइजेशन मेथड। न्यूट्रलाइजेशन तो पढ़े ही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेसिस सॉल्ट में ही पढ़े कि एसिड जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक है। तो यहां पर भी वही है न्यूट्रलाइजेशन, एसिड रिएक्ट करके, एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ और हम लोग को क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। एसिड जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो हम लोग को क्या देता है, सॉल्ट और वाटर। तो इस तरह का जब हम लोग को रिएक्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप एसिड और बेस, कोई भी एसिड ले लीजिए आप, हम मान लेते हैं कि आप ले लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लीजिए और जिंक हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ये हो गया। तो इससे जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस H2O बाहर हो जाएगा, वाटर। सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट और प्लस H2O। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के मेथड से गया है। या आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, H2SO4 को लीजिए और ये हो गया हमारा NaOH ले लीजिए, तो ये हमको देगा Na2SO4, या फिर NaSO4 भी होता है या Na2SO4 भी होता है सॉल्ट में, और ये हमारा H2O हो जाएगा।
देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं जिंक हाइड्रोक्साइड का, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएं हम किसका करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का करवाएं, या आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का करवा लीजिए FeOH होल 2 के साथ। यहाँ क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा प्लस H2O बाहर हो जाएगा। देखिए 3 तरह का सॉल्ट हम लोग बनाए हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन में कहीं कहीं पर आपको ना ऑप्शन में, कहीं कहीं पर ऑप्शन में आपको टाइट्रेशन दिखा रहता है। न्यूट्रलाइजेशन और टाइट्रेशन बिल्कुल एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। दोनों का काम एक ही है, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है। दोनों का काम है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी वही होता है, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है। टाइट्रेशन भी जो होता है एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, देखिए यहां पर जो हम लोग लिए हैं ये अल्कली, अल्कलाइन अल्कली है, यानी कि कौन सा बेस है, सॉलेबल बेस है। ठीक है, सॉलेबल बेस है। तो यहां पर जो हम लोग बेस यूज किए हैं इस सॉलेबल, सॉलेबल बेस कहिए या अल्कली यूज किए हैं हम लोग। क्या किए, एसिड का रिएक्शन कोई अल्कली से करवा रहे हैं। अल्कली हम लोग बताए थे कि जो, क्या बताए थे, जो वाटर में सॉलेबल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो यहां पर जो हम लोग बेस लिए हैं ये हम लोग क्या लिए हैं, ये सॉलेबल है यानी कि अल्कली है। सिंपल लिख लिए कि अब ये बेस जो है हमारा इज अल्कली। ठीक है, ये बेस हमारा क्या है, अल्कली है। तो जहां पर रिएक्शन एसिड के साथ अल्कली का कराया गया है तो इसको हम लोग कहेंगे टाइट्रेशन, टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन बिल्कुल भी सेम चीज है, लेकिन अगर आपको एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर दिया हुआ है तो सिंपल सा आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में टिक मारोगे कि हाँ भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन अगर उसमें आपको टाइट्रेशन का ऑप्शन, मान लिया कि एक ऑप्शन न्यूट्रलाइजेशन है, दूसरा ऑप्शन टाइट्रेशन दिया हुआ है, तो आपको टाइट्रेशन फिर चेक करना पड़ेगा कि हाँ इस रिएक्शन में टाइट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टाइट्रेशन मतलब कि देखिएगा कि बेस जो है, जो हम बेस यूज किए हैं वो अल्कली है कि नहीं है। तो हम कुछ बताए हैं कुछ बेस का नाम कि जो अल्कली होता है, अगर जो बच्चे देखे होंगे अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको याद होगा, और जो बच्चे नहीं देखे हैं तो देख ले जा करके कौन कौन सा बेस, मैं कुछ ही बेस का नाम बताई हूँ कि जो अल्कली होता है, जो आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, ऐसे तो बेस बहुत सारा है, बहुत सारा है जो अल्कलाई अल्कली होता है, लेकिन आप लोग को जो मेन पढ़ना है, मैं इसका इंपॉर्टेंस जो पढ़ना था उसको मैंने बताया है। आप चाहिए उसको देख लीजिए कौन सा बेस जो है हमारा सॉलेबल है और कौन सा बेस हमारा इनसॉलेबल है। तो जो एसिड का रिएक्शन सॉलेबल बेस के साथ अगर करवा रहे हैं उससे जो सॉल्ट और वाटर बनता है तो उसको हम लोग टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है तो आप एसिड बेस चेक करो, सॉल्ट और वाटर बना, आंसर मारो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर ऑप्शन में न्यूट्रलाइजेशन के अलावा टाइट्रेशन भी दिया हुआ है एक ऑप्शन में, तो आपको उस केस में टाइट्रेशन चेक करना पड़ेगा। तो टाइट्रेशन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, देखना है कि बेस जो यूज किया गया है वो सॉलेबल है कि नहीं है, सॉलेबल बेस है या अल्कली है कि नहीं है, जो बेस यूज किया गया है वो अल्कली है कि नहीं है। अगर वो अल्कली है तो टाइट्रेशन, अगर वो अल्कली नहीं है तो न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो एक मेथड से ये हो गया हमारा। जैसे मान लेते हैं आपको हम लोग को KCl लिए, KCl लिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्ट है, और एक हम लिए ZnCl2। देख लीजिए हम दो सॉल्ट लिए हैं, एक ZnCl2 लिए, एक KCl लिए। अब बताइए आपको इस दोनों में से कौन सा टाइट्रेशन है और कौन सा हमारा न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक है, अब बताइए कौन सा टाइट्रेशन है और कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखिए आपको बताए थे सोडियम पोटेशियम और अमोनियम, अमोनिया सॉलेबल होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सॉलेबल है, सॉलेबल सॉल्ट है, और यहां पर देखिए आपको हम शुरू में बताए थे कौन कौन सा सॉलेबल बेस होता है, सॉलेबल बेस। तो ये जो हमारा बना है KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, अल्कली है। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, अल्कली है। तो ये हमारा जो बना है KCl बना है, ये तो हमारा शायद
ये इससे KOH बेस से और प्लस HCl लिया गया है, यही दो से हमारा बनाया गया KCl, इसी से ना बनाया है। तो इसमें आपको KOH दिया हुआ है और HCl दिया हुआ है और सॉल्ट बना हुआ है। आप पूछेगा कि इसमें ये टाइट्रेशन मेथड से बना हुआ है या न्यूट्रलाइजेशन से बना हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो बेस यूज किया गया है वो सॉलेबल है या जो बेस यूज किया गया है वो अल्कली है कि नहीं है। तो मैंने आपको क्लियर वे में बता चुकी हूं, प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूं कि कौन कौन सा बेस हमारा सॉलेबल है, कौन कौन सा बेस हमारा अल्कली कहलाता है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लें, और जो बच्चे देखे हैं तो उसको अच्छे से याद रखें, बस देख करके छोड़े नहीं। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखें, 2 बार नहीं तो 3 बार देखें, इस तरीके से आप देखें। तो देखिए ये वाला जो सॉल्ट बना है ये टाइट्रेशन मेथड से बना है और ये वाला सॉल्ट बना है हमारा न्यूट्रलाइजेशन से, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन से बना है। यहां पर कुछ इस तरीके का होगा, जिंक रिएक्ट कराया होगा HCl के साथ, या आप लीजिए इस तरीके से जिंक हाइड्रोक्साइड होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड होगा। तो जिंक हाइड्रोक्साइड को आपको बताएं कि ये हमारा क्या है, बेस है लेकिन अल्कली नहीं है। अल्कली और बेस हम बताए थे कि सारे बेस जो हैं वो अल्कली नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी अल्कली हैं वो सब बेस होते हैं। तो इस तरीके से आपको कहीं पर न्यूट्रलाइजेशन और टाइट्रेशन चेक करना होगा तो आप इजीली बता सकोगे। टाइट्रेशन चेक करने के लिए आपको देखना है कि जो बेस था वो बेस अल्कली है कि नहीं है। अगर अल्कली होगा तो टाइट्रेशन, अल्कली नहीं तो न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब एक हम लोग चाहेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट के बारे में। ये तो हमारा हो गया सॉल्युबल सॉल्ट का कुछ प्रिपरेशन। अब हम लोग देखेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट का कुछ प्रिपरेशन। इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट देखेंगे, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉल्ट में हम लोग को सिर्फ एक ही दिखेगा, तो ये तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ही सिर्फ दिखेगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सिर्फ हमको एक ही सॉल्ट दिखेगा, वो क्या दिखेगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे आपको देखिए आयरन रिएक्ट करते हुए दिखेगा सल्फाइड के साथ, आयरन सल्फाइड बनेगा, फेरस सल्फाइड बनेगा। इस तरीके से आपको जिंक दिखेगा, जिंक दिखेगा सल्फेट के साथ, तो ये आपको जिंक सल्फेट बनेगा। इस तरीके का ये क्या है, हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट है। हम आपको ये भी बता दिए कि किस तरह का सॉल्ट जो होता है सॉल्युबल होता है और किस तरह का सॉल्ट जो होता है इनसॉल्युबल होता है। मैंने आपको बताया था कि सल्फाइड जो होता है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। अगर सॉल्युबिलिटी रूल्स आप याद किए होंगे तब, सॉल्युबिलिटी रूल्स अगर आप याद किए होंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था सॉल्युबिलिटी रूल्स, जो बच्चे उसको याद कर लिए होंगे तो वहां पर दिख रहा होगा कि ये सल्फाइड है। सल्फाइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो सल्फाइड का सॉल्ट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। तो इस तरह का अगर सल्फाइड का सॉल्ट आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड मारिएगा, या इसको आप सिंथेसिस मेथड भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी दिखेगा तो आप उसमें डबल डिकम्पोजिशन मार सकते हैं, ठीक है, या प्रिसिपिटेशन या डबल डिकम्पोजिशन, या डबल डिकम्पोजिशन। देखिए इनसॉल्युबल सॉल्ट में हमको सिर्फ इनसॉल्युबल सॉल्ट हम आपको बताया था कि उतना ज्यादा हैवी, मतलब कि है तो बहुत सारा लेकिन उतना उसमें कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजीली इंसान इनसॉल्युबल सॉल्ट का बता सकता है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट में हम लोग क्या किए, पहले डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड हुआ। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डायरेक्टली कोई मेटल आकर के सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया तो मेटल सल्फाइड बना। तो मेटल सल्फाइड जो आपको पता है कि सल्फाइड जो जितना भी सल्फाइड का सॉल्ट होता है सब इनसॉल्युबल होता है, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बना। अब इस तरीके का आपको सॉल्ट दिखेगा तो आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मारिएगा। इसके अलावा अगर आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलता है तो आप ये मेथड को टिक मारिएगा, कभी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यही था हमारा कुछ सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सॉल्ट का प्रिपरेशन। मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ आप लोग को, उससे आप लोग को पता चल जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन आता है। जैसे आपको हम दे रहे हैं 1 में NaHSO4, NaHSO4
SO4, दूसरे में मेरा दिया हुआ है जिंक सल्फेट ZnSO4, और थर्ड में जो हमारा दिया हुआ है FeCl3 FeCl3 दिया हुआ है। फोर्थ में आप लिख लीजिए PbCl2 और फिफ्थ में है हमारा NaNO3। फिफ्थ में हमारा क्या NaNO3 है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिंपल डिस्प्लेसमेंट, ए में दिया हुआ है सिंपल डिस्प्लेसमेंट, बी में ऑप्शन दिया हुआ है हमारा डायरेक्ट सिंथेसिस, सी में हमारा ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन, डी में हमारा ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन, डी में हमारा ऑप्शन है डबल डिकम्पोजिशन, और हमारा ई पॉइंट है, जो हमारा ई पॉइंट है वो आप लिख लीजिए डिकम्पोजिशन लिख लीजिए डिकम्पोजिशन। चलिए 2 मिनट आप लोग सोचिए तो मैं इसको आंसर बताती हूँ। ठीक है, आप 2 मिनट सोचिए, इसके बाद मैं आंसर इसको बताती हूँ। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सबसे फर्स्ट में आप देखिए NaHSO4, आपको हम बताए थे कि इस तरह का सॉल्ट जब भी दिखता है तो डिकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग 200 डिग्री से सेल्सियस से कम टेम्परेचर लिए थे। क्यों लिए थे? ताकि दोनों हाइड्रोजन रिमूव ना हो। तो इस तरह का डिकम्पोजिशन आपको दिया रहेगा, डिकम्पोजिशन बाय एसिड लिखा रहेगा। ठीक है, ये हमारा आपको दिख रहा है कि एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट भी आप पढ़े होंगे, तो उसमें भी आपको मैंने क्लियर किया किस तरह का सॉल्ट एसिडिक होता है, किस तरह का सॉल्ट बेसिक होता है और किस तरह का सॉल्ट न्यूट्रल होता है। तो ये ऑप्शन आपको देखिए डिकम्पोजिशन मेथड है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट है हमारा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट देखिए, आपको हम बताए थे कि जिंक सल्फेट ये किससे आया है? ये आपको आया होगा जिंक प्लस एक सल्फ्यूरिक एसिड से, इसी से ना आया होगा, इसी से ना सॉल्ट बना हुआ है। तो इस तरह ये क्या किया है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जिंक क्या किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑप्शन ए है, इसको मान लीजिए। उसके बाद है हमारा FeCl3। FeCl3 मैंने बहुत अच्छे से बताया आप लोग को कि FeCl3 जाता है हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से या सिंथेसिस से, लेकिन FeCl2 हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड से जाता है। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। FeCl3 जो है ये जाता है हमारा, FeCl3 जाता है हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, सिंथेसिस से, और FeCl2 हमारा जाता है सिंपल डिस्प्लेसमेंट से। ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर FeCl3 पूछता है, कहीं कहीं पर FeCl2 पूछता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होकर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसलिए FeCl3 एक याद रखिएगा, दूसरा आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। FeCl3 याद रखिएगा, डायरेक्ट सिंथेसिस कॉम्बिनेशन से जाता है या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से जाता है। तो FeCl3 देखिए देखिए डायरेक्ट सिंथेसिस दिया हुआ, आंसर इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अब PbCl2, तो PbCl2 का क्या होगा? ये तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि लीड क्लोराइड। सॉल्युबिलिटी रूल्स मैंने बताया है आपको, सॉल्युबिलिटी रूल्स में मैंने बताया था ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लीड क्लोराइड बताए थे, और भी बताए थे ऑप्शन। अगर बच्चे को याद होगा तो वो तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे को नहीं याद होगा वो तो भाई क्या करेंगे पता नहीं। तो चलिए हम लीड क्लोराइड लिए, ये आपको दिख रहा है इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल के लिए मैंने आपको बताया या तो वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड से जाएगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में सिंपल दिखेगा, एक मेटल दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, सिंपल रिएक्शन होगा। लेकिन अगर उसके अलावा नहीं कुछ दूसरा दिख रहा है तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में ऑप्शन मारिएगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर PbCl2 है, आपको इसका आंसर जो है वो हमको नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? मतलब कि हम लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़े थे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सिंथेसिस पढ़े थे, वो तो नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है डबल डिकम्पोजिशन। आप डबल डिकम्पोजिशन चुपचाप से आंसर मारिएगा, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन आप जो है चुपचाप से आंसर मारिएगा। और उसके बाद हमारा एक लास्ट पड़ गया NaNO3।
जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मान लीजिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑप्शन में दिया हुआ है। हो गया। इस तरीके से हम लोग कुछ सॉल्युबल सॉल्ट और कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट का प्रिपरेशन देखते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और जिन बच्चे को कोई डाउट है तो वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर होप कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ जिनको भी एक पॉइंट में भी दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके।